जय हो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा आपको नया वीडियो मिलेगा, तो आज पहले पोएट यानी जोफ्रे चौसर के बारे में बात करेंगे। जोफ्रे चौसर 1340 में पैदा हुए और 1400 में इनकी मृत्यु हुई। जोफ्रे चौसर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। जोफ्रे चौसर को अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य का फादर कहा जाता है क्योंकि इनके पहले देयर वाज नो इंग्लिश लिटरेचर एंड देयर वाज नो इंग्लिश लैंग्वेज। एक्चुअली लैंग्वेज वाज जस्ट लाइक ए डायलेक्ट। बोली जानते हैं ना, क्षेत्रीय भाषा। जो भाषा और बोली के बीच का डिफरेंस है अगर आप समझेंगे तो लैंग्वेज हैज अ कॉन्स्ट्रक्टिव फॉर्म एंड ग्रामर। जो लैंग्वेज होती है उसका अपना एक कॉन्स्ट्रक्टिव फॉर्म होता है और एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है, जबकि डायलेक्ट में ऐसा नहीं होता। खैर, ये सतही जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौसर की। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि चौसर का जो एज है, जब तक हम चौसर के एज को नहीं पढ़ेंगे इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द माइंड प्रोसेस, द थॉट प्रोसेस ऑफ चौसर। चौसर के विचार कैसे बने, क्या हुआ, जब तक हम उनके एज को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हम सबसे पहले चौसर की एज के बारे में। बॉर्न इन द रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के समय में वो पैदा हुए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम वेयर थ्री। तीन महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे पूरा समाज उस समय घिरा हुआ था, पूरा समाज पर प्रभाव डालते थे। क्या क्या? पहला है फ्यूडलिज्म। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। फ्यूडल मीन्स युद्ध करने वाले। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, मतलब छोटे छोटे, जैसे अपने देश में नहीं पहले छोटे छोटे राजा होते थे, तो पूरा देश छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर में था। एक ऊपर राजा है और नीचे बहुत सारे छोटे छोटे लॉर्ड्स हैं, और वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे। उनके साथ समस्या ये थी कि दे वेयर जस्ट सकिंग द ब्लड ऑफ द कॉमन पीपुल। वो सामान्य लोगों के खून का को चूस रहे थे, आप ये समझ लीजिए। तो समाज में निसंदेह ऐसे समय में आक्रोश होगा, वो था। दूसरा पॉइंट है शिवेलरी। युद्ध करने वाले यानी जो वीर योद्धा होते थे उन्हें बड़ा सम्मान मिलता था। तो जिसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास पावर होगी, विद द पासिंग ऑफ टाइम वो अपने आप थोड़ा सा ज्यादा इगोइस्ट हो जाता है, वैसी कंडीशन वहां थी। और तीसरा चर्च। चर्च was so important and so powerful that it is said about that particular reign or particular era that the kings were bound to obey the orders of church. चर्च की आज्ञा का पालन करने के लिए राजा भी बाध्य होता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल रहा होगा चर्च। एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल ऑफ चर्च। चर्च के सब कुछ कंट्रोल में था, कोई चेंज हो ही नहीं सकता था विदाउट द हेल्प ऑफ चर्च। चर्च की सही वो समय था व्हेन देयर वाज अ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध शुरू हुआ एंड इट इज कंसिडर्ड एज 100 years वॉर। ये 100 years वॉर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि इसका टाइम थोड़ा ज्यादा था, 116 तो सामान्य तौर पे समझ में आता है, लेकिन उससे भी लंबा समय तक ये युद्ध चला। और ये युद्ध 24 मई 1337 को शुरू हुआ और 100 years या 116 की बात करें तो 1453 में आके ये खत्म हुआ। When the Turks attacked the Greek city Constantinople and there was a disturbance all over the world. At that time it was completed, but फिर भी छोटी छोटी लड़ाइयां होती रही और ये इसका अंत हुआ 29 अगस्त 1475 को। अब आप सोचें 1337 से लेकर 1475, एक बहुत बड़ा लंबा युद्ध था। अब युद्ध का कारण क्या था वो बेसिक चीजें समझ लें। पहली बात तो ये थी कि इंग्लैंड के जो राजा एडवर्ड थर्ड थे, जिनका मैं पहले नाम ले चुका हूं, इन्होंने फ्रांस पर आक्रमण करके फ्रांस को जीत लिया और कहा कि फ्रांस मेरी टेरिटरी है। फ्रांस के जो नेटिव थे उन्होंने झगड़ा शुरू किया, विरोध शुरू किया और युद्ध शुरू हो गया। और उस समय आज जैसे परमाणु युद्ध और बंदूकों वाले युद्ध नहीं होते थे, तो युद्ध वही तलवार भाला वाले युद्ध थे। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये युद्ध इतने लंबे स्पेन तक चलता रहा। चारों तरफ डिस्टर्बेंस था, मैंने आपको बताया। युद्ध चल रहा था, मैंने आपको बताया। लॉर्ड्स पावरफुल थे, इधर चर्च पावरफुल था। इसी बीच में जो पीजेंट्स थे यानी ग्रामीण समझ लें, जो खेतियार मजदूर टाइप के लोग थे, उन्होंने 1381 में एक रिवोल्ट कर दिया।
मतलब एक विद्रोह का बिगुल फूंक दिया कि कुछ भी हो जाए हम इन लोगों की नहीं सुनेंगे। अब किन की नहीं सुनेंगे, यहाँ राजा की बात नहीं हो रही है। जो लॉर्ड्स हुआ करते थे दे वर सो डोमिनेटिंग कि वो मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि दे वर सकिंग द ब्लड ऑफ द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों का खून चूस रहे थे, मतलब उन पे बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे थे, खुद तो बहुत ऐश के साथ जिंदा रह रहे थे, बहुत आनंद से जीवित रह रहे थे, लेकिन आम जन बहुत ज्यादा परेशान था, दबा कुचला महसूस कर रहा था। तो पीजेंट्स ने रिवोल्ट कारण थे, उनमें मैंने आपको पहले बताया करप्शन ऑफ द चर्च, चर्च में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। अभी आगे आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या कारण थे, क्या क्या तरीके थे। जब चर्च में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो चर्च के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे कहा गया लोलार्ड्स मूवमेंट। और इस लोलार्ड्स मूवमेंट में जो महत्वपूर्ण लोग थे उनमें थे जॉन विक्लिफ, जिन्हें आप एक राइटर के रूप में जानते हैं, समाज सुधारक भी थे, विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर। इन लोगों ने उस समूह का नेतृत्व किया और एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ जिसे कहा गया लोलार्ड मूवमेंट। और इस मूवमेंट के माध्यम से चर्च के करप्शन को उजागर करने का प्रयास किया गया, सो दैट द पावर में बी डिमिनिश्ड फ्रॉम चर्च, चर्च से ताकत थोड़ी सी कम की जाए, इसके प्रयास किए गए। अब टाइम गुजरा, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ विद्रोह पीछे हमने आपको 1381 में बताया हुआ, और इधर चर्च के खिलाफ भी विद्रोह होने लगा। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे इनमें डिके होना शुरू हो गया, यानी क्षरण होना शुरू हो गया। इधर युद्ध चल रहा था, युद्ध में उन फ्यूडल लॉर्ड्स को अपने सेना भेजनी होती थी, बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम थी जिनके कारण धीरे धीरे वो डाउन आते हैं चौसर पर। जब तक चौसर का बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, मैंने आपको बताया था इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस दैट वी कैन अंडरस्टैंड चौसर इन ए प्रॉपर मैनर। तो दीज वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑल राउंड वेयर ही वाज रिजाइडिंग। जहां वो रह रहे थे उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, वो थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दी है। यद्यपि इसका पूरा डिटेल मैं आपको जब रेनेसां पर वीडियो बनाऊंगा उस समय बताऊंगा। इस समय केवल इतना ही जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब चौसर की जो लाइफ है मैंने आपको बताया 1340 से 1400 तक रही, और उनका जो राइटिंग पीरियड है वो आप यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। पहला फ्रेंच पीरियड में जो उनकी सबसे शानदार बुक्स हैं उनमें पहली बुक का नाम है रोमांस ऑफ द रोजेस। देखिए उस समय सबसे प्रसिद्ध फ्रेंच बुक जो थी उसका नाम था रोमा डे ला रोज। आप ये कह सकते हैं उस रोमा डे ला रोज का इन्होंने सीधा सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। अब इसे फ्रेंच पीरियड क्यों कहते हैं, बिकॉज ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, वो फ्रांसीसी साहित्य के अंडर में होने के कारण इस पीरियड को फ्रेंच पीरियड कहा जाता है। अब यहां एक बात आपको समझनी होगी कि व्हेन ही वाज राइटिंग इंग्लिश एंड देयर वाज नो लैंग्वेज, व्हाट हैड ही डन, उन्होंने किया क्या। एक्चुअली एट दैट टाइम द 4 डायलेक्ट्स वेयर स्पोकन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 4 डायलेक्ट्स बोली जाती थी, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, सदर्न एंड नॉर्दर्न। अब जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी ये लंदन सिटी और उसके आसपास बोली जाती थी, एंड ही वाज रिजाइडिंग देयर। बिकॉज ऑफ दिस he just chose that particular dialect as the medium of his literature। अपने लिटरेचर के माध्यम के रूप में उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का प्रयोग किया। ये याद रखें कि फ्रेंच पीरियड में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है रोमांस ऑफ द रोजेस, इस पुस्तक का जो माध्यम था ऑफ राइटिंग वो लैंग्वेज कौन सी थी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट कई बार क्वेश्चन आ सकता है, इसे ध्यान से देख सकते हैं। इट वाज अ पोएम, इट वाज अबाउट 8000 लॉन्ग। ये 8000 पंक्तियों की एक कविता थी। तो आप कविता क्या इसे महाकाव्य जैसा एक बड़ा वर्क देख सकते हैं। से दैट ही हैज शोन द ड्रॉबैक्स ऑफ वीमेन, महिलाओं की कमियों को बताया, एंड द फ्राइल्टीज ऑफ वीमेन, महिलाओं की जो तुच्छता है, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया। दूसरी पुस्तक है द बुक ऑफ डचेस। इट इज आल्सो अ लीजेंडरी एलिगरी। ये एक अन्योक्ति है। एलिगरी एक फॉर्म के रूप में जब पढ़ाऊंगा तब आप समझ पाएंगे, अभी केवल इतना जान लें कि इट इज अ लीजेंडरी एलिगरी एंड इट इज ऑन द डेथ ऑफ ब्लैक। इनके जो पैटर्न थे उनकी पत्नी की डेथ पर इन्होंने लिखी। तीसरी बुक थी कंप्लीट अनटू पिटी। ये थोड़ी शॉर्टर पोएम है और इसमें फ्रेंच 7 लाइन स्टेंजा यानी राइमा रॉयल का प्रयोग किया गया है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, 7 लाइन स्टेंजा, राइमा रॉयल,
पीछे जो मैंने बताया एलिगरी, और उसके पीछे बताया रोमांस, इन सब पर ध्यान देना है। और इनके ऊपर एक्चुअली मैं चाहता तो ये था कि मैं आपके पास, मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड होता जो कल आपने देखा, उसमें इतने कमेंट आए, लोगों ने पर्सनल उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर लोगों ने कहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इसे यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द एक स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करूं। दैट विल टेक टाइम। तब तक मैं आपको इसी तरीके से बताता रहूंगा। तो कंप्लीट अनटू पीटी ये थोड़ी शॉर्टर पोएम है। देखिए उसमें जो पीछे मैं आपको बता रहा था, अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है तो उसका फायदा ये होता है कि मैंने एक पीपीटी बनाया और उसे एक्सप्लेन करता चला गया, आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। बट अभी जो अवेलेबल है उसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये रामा रोल का प्रयोग किया गया। इसके बाद चौथी बुक है इनकी द एबीसी। द एबीसी एक ऐसी बुक है, इट वॉज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम द फ्रेंच वर्क एंड द राइटर ऑफ दैट फ्रेंच वर्क वॉज गुलेम दे देगवेली। थोड़ा सा फ्रांसीसी सब थोड़े से अलग होते हैं। सी दैट द थीम ऑफ दिस एबीसी, द फोकस वाज ऑन सिन। पाप कैसे होता है, द मर्सी ऑफ डिवाइन, यानी भगवान कैसे हम लोगों के ऊपर दया करता है। और तीसरी चीज है पेनेंस। मतलब पेनेंस, PENANCE, पेनेंस का मतलब होता है हम किसी दूसरे के गलती को देखें और उससे दुखी होकर अपने आप को पनिश करें। समझ रहे हैं, दूसरे की गलती को देखकर अपने आप को पनिश करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण थीम है इसकी, और ये अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर में लिखा है, इसीलिए इसका नाम द एबीसी आता है। इटालियन पीरियड, from the very beginning of his career he was under the influence of French. After that in 1372 he came under the French of Italian literature. इटालियन लिटरेचर के प्रभाव में आए। और उस समय के 2 बड़े लोग, एक इटालियन राइटर दांते और दूसरा बोकाचो, इन दोनों का इतना ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि इन्होंने अपनी राइटिंग्स में कई बार तो उन्हें सीधा सीधा कॉपी कर दिया। मतलब स्टोरी टेलिंग की जो इनकी क्षमता है, इट हैज कम फ्रॉम बोकाचो एंड बोकाचो इज डेकामरान। बोकाचो को कई लोग बोकासियो भी पढ़ते हैं, बट बोकाचो इज द राइट वर्ड एज माय टीचर टॉट मी इन द अर्ली ऑफ माय लाइफ। खैर, तो इटालियन पीरियड में जो दांते का इन्फ्लुएंस है, यू कैन सी दैट इनकी जो पहली रचना है द हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम जो है, यू कैन गेट द क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ डिवाइनिया कॉमेडिया। दांते की जो डिवाइना कॉमेडिया थी उससे बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस आप देख सकते हैं। आपको ये महसूस होगा कि हाँ, ये दोनों लगभग प्रतिकृति हैं। मतलब ही फॉलोड द थीम फ्रॉम देयर, ही फॉलोड द स्टाइल फ्रॉम देयर, बिकॉज ऑफ दिस इट इज जस्ट सिमिलर टू इट। जो सेकंड है उसका नाम है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, FOWLS। फाउल मीन्स गलती होता है, गलत होता है, तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसमें one of the best work, you can say it, one of the best work, and passages have been directly taken from Dante's works. दांते की रचनाओं से सीधा सीधा इन्होंने, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सीधा सीधा पूरा कोटेशन उठा लिया, पैराग्राफ के पैराग्राफ उठा लिया। तीसरी जो बड़ी रचना है वो ट्रायलस एंड क्रेसिडा है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा पर को जब आप पढ़ेंगे तो विल सी दैट यू कैन गेट द प्रॉपर इंपैक्ट ऑफ बोकाचोज डेकामरान। बोकाचो की जो डेकामरान रचना है जिसमें स्टोरी टेलिंग की विधा बताई गई है, स्टोरी टेलिंग बताई गई है, यू कैन गेट डायरेक्टली इन दिस बुक, इट्स नेम ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ट्रायलस एंड क्रेसिडा को जब आप पढ़ेंगे तो बोकाचो का सीधा सीधा इंपैक्ट आपको इनके ऊपर दिखाई देगा। इसके बाद चौथी रचना है लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। ये इनकम्प्लीट रह गई, ये पूरी नहीं लिखी जा सकी। इसमें जो लीजेंड्स ली गई हैं, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन सोर्सेज, और ये कहा जाता है कि लैटिन सोर्स होने के कारण कई बार जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ी सी कठिनाई आती है, इसलिए टफ लगती है। अब आते हैं उस पीरियड पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन मोस्टली। जो पीछे की जो रचनाएं थी, मैंने उनके बारे में आपको जितना भी बताया, उसमें उनकी स्टाइल हो सकती है, उनका थीम क्या है, उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, थीम कहां से ली गई है, कौन से प्रभाव किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश पीरियड है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। जो इंग्लिश पीरियड है वो 1384 से लेकर 1390 तक का है, यानी 1384 टू 1390।
ये जो पीरियड है, इट वाज द पीरियड वेयर यू कैन गेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश सर्कमस्टांसेस ऑन द राइटिंग ऑफ हिम। देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जब आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में मुझे लगता है कि इट इज द बाइबल फॉर इंग्लिश लिटरेचर। फ्रॉम हियर द स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेकिंग प्लेस इन ए प्रॉपर मैनर। यद्यप पीछे भी लिखा लेकिन ज्यादातर इमिटेशन था, लेकिन यहां आकर अब ओरिजिनलिटी उनकी दिखाई दे रही है। जो पीछे अप्रेंटिस की थी, जो पीछे प्रैक्टिस की थी, उस प्रैक्टिस की रियलिटी दिखाई देती है द कैंटरबरी टेल्स में। कैंटरबरी टेल्स की अब थीम थोड़ा सा डिटेल्ड वे में पढ़ाता हूं आपको, समझिए। कैंटरबरी टेल्स जो है, कहानी क्या है, दिखाया ये गया है कैंटरबरी टेल में कि टोटल 29 पिलग्रिम्स हैं। अब पिलग्रिम्स का मामला आया तो जरा समझ लें पिलग्रिम्स का मामला क्या है। एक्चुअली इट वाज द टाइम व्हेन द पीपल वेयर गो ऑन पिलग्रिमेज इन ए ग्रुप। ये वो समय था जब लोग किसी भी तीर्थ यात्रा पर अकेले नहीं जाते थे, पूरे ग्रुप में जाते थे। और जब कोई व्यक्ति ग्रुप में जाएगा तो ग्रुप में विभिन्न प्रकार की बातें भी होंगी, अलग अलग टाइप के लोग भी होंगे। तो पूरी इंग्लिश कम्युनिटी का एक ही वर्क में अगर आपको चित्रण देखना है तो यू कैन सी इन द कैंटरबरी टेल्स। और कैंटरबरी टेल्स का जो प्रीफेस है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा जो कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो बहुत जगह ये कोर्स में भी है। तो जब आप कैंटरबरी टेल्स को देखेंगे तो उसका प्रीफेस बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रीफेस अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, स्टोरीज तो देखा जाए टेक्निकली तो ओनली 24 स्टोरीज हैव बीन रिटन बाय हिम इन ए पोएटिक मैनर। केवल 24 कविताएं उन्होंने लिख पाई, 24 कहानियां लिख पाई। लोग जो थे उनकी स्टोरी की जो तरीका था वो इतना लंबा था कि आपको आगे बताता हूं क्या क्या था। देखें, उन्होंने एक इन में, एक सराय में जिसका नाम था टेवर्ड इन, वहां लोग इकट्ठे होते हैं। 29 लोग आते हैं, 30वें वो स्वयं है और 31वां वो व्यक्ति है जो उस इन का मालिक है, यानी उस सराय का मालिक है। इन सारे लोगों को जोड़कर 31 लोगों को इकट्ठा किया गया। क्लियर? उन 31 लोगों में यह तय किया गया कि व्हेन वी विल गो फ्रॉम हियर टू कैंटरबरी, जब हम यहां से कैंटरबरी तक जाएंगे तो हर व्यक्ति एक तरफ से 2 स्टोरी सुनाएगा, और जब दर्शन करके वापस आएंगे तो आते समय भी एक व्यक्ति 2 स्टोरी सुनाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर ये वर्क पूरा हो गया होता, अगर अस्वस्थता नहीं हुई होती, तो आप विचार करेंगे कितना बड़ा वर्क होता। मतलब 31 लोग एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ 62 हुई और दूसरी तरफ जब लौट के आएंगे तो 124 स्टोरीज लिखने का उनका एक बहुत बड़ा विचार था। अगर ये पूरी हो गई होती तो मुझे लगता है कि इट हैड बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन इट इज। खैर, अब इसमें अगर हम थीम की बात करें तो कौन कौन सी थीम है, तो मूलतः 5 चीजें आप इसमें देख सकते हैं जो इसकी थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, पहला सोशल सटायर एंड क्लास, दूसरा चर्च एंड इट्स करप्शन, थर्ड लव सेक्स एंड मैरिज, फोर्थ फेलोशिप एंड राइवलरी, एंड फिफ्थ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल जर्नी। ये 5 थीम है। अगर इनमें से कोई भी आ जाता है, कई बार पूछ दिया जाता है कौन इनमें से थीम नहीं है, या क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी थीम है चौसर की, तो चौसर के कैंटरबरी टेल्स की, तो यू कैन राइट दैट आंसर। इसके बाद अब परिचय देते हैं। वो जो प्रोलॉग है उनका, पूर्वाकथन कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, एक्वेंटेंस मान लें। जो 31 लोग टोटल हुए, 29 यात्री जो आए हैं, 30वें 64वें और 31वां वो व्यक्ति जिसकी वो सराय है। तो उनमें से कुछ का परिचय मैं आपको दे देता हूं, शेष का परिचय मैं आपको कल दूंगा। खैर, कल मतलब अगले वीडियो में दूंगा। तो पहले है नाइट। नाइट मीन्स होता है योद्धा। उस समय मैंने आपको बताया कि चौसर के एज में कंडीशन क्या थी, योद्धाओं का बड़ा सम्मान था। तो ये दिखने में योद्धा है, नाम के योद्धा है, लेकिन इनके अंदर क्या क्या वाइसेज हैं, क्या क्या कमियां हैं, ये डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्ड मैनर। दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर कौन है? इन नाइट महोदय का बेटा है, और ये इंग्लैंड का क्या लगभग हर इतिहास का ये सिस्टम रहा है कि योद्धा का बेटा योद्धा होगा, चाहे उसमें वो गुण हो या ना हो। यद्यपि समय के साथ ऐतिहासिक गतिविधियों में देखें तो योद्धा का बेटा योद्धा बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार उतना बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन बिंदुसार का बेटा अशोक उससे भी बड़ा योद्धा बना। अशोक का कौन बेटा था इतिहास में आपने नहीं पढ़ा। मतलब ये हुआ कि पावर तो मिल जाती है, बट उस पावर का यूटिलाइजेशन तभी किया जा सकता है जब आपके अंदर टैलेंट हो। खैर, ऐसा ही स्क्वायर है, बड़ा ही कम गंभीर व्यक्ति है, हमेशा महिलाओं के पीछे दौड़ता रहता है। तीसरी है प्रायरिस। प्रायरिस देवी जी जो है ये एक नन है। नन का काम क्या है आप जानते हैं। जैसे ही नन का नाम आता है आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि ऊपर से नीचे तक एक कपड़े में होंगे और वो भक्त होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। यद्यपि गेटअप वही था, लेकिन चरित्र के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं था। मैं अभी केवल सतही जानकारी देता जा रहा हूं। इसके बाद आती है वाइफ ऑफ बाथ। इनके नाम से ही आयरनी झलक रही है। जो पहली थीम मैंने आपको बताया सोशल सटायर एंड क्लास, वो झलकती है वाइफ ऑफ बाथ में। यद्यपि ऊपर के सारे कैरेक्टर्स में जो मैंने आपको बताया उनमें झलकती है, लेकिन वाइफ ऑफ बाथ की अगर बात करें तो बाथ इज द नेम ऑफ ए प्लेस। बाथ एक शहर का नाम है और उनका नाम ही रख दिया है चौसर ने वाइफ ऑफ बाथ। आप उनके चरित्र के बारे में कुछ भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। शी वाज द वाइफ ऑफ बाथ। बाथ मीन्स सिटी, शी इज द वाइफ ऑफ ए सिटी। आप जिस भी शहर में रहते हो आप कल्पना करें कि वाइफ ऑफ नेम ऑफ योर सिटी, अपने शहर का नाम लिख दें तो उस महिला का चरित्र कैसा होगा। उसके बारे में वो लिखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किसी को कभी दुखी नहीं किया। मीन्स हुएवर केम टू हर टू मीट हर टू डू सेक्स और टू मेक लव, शी नेवर डिनाइड टू एनीवन। उन्होंने कभी किसी को मना ही नहीं किया। तो आप उनके चरित्र के बारे में इससे बड़ा आयरनी और क्या होगा कि उनका नाम ही रख दिया गया वाइफ ऑफ बाथ। इसके बाद अगला है मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है भिक्षुक। अब भिक्षुक नाम से ही हम लोगों को लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भिक्षा लेके खाता होगा, बहुत कम उसके पास भोजन होता होगा, तो एकदम पतला दुबला इस टाइप का आदमी होगा। आप अपने यहाँ बाबा ऐसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ जो मॉन्क महोदय हैं वो लाल रखे हैं, चेहरा चमक रहा है, दिन में कम से कम 4 बार बेहतरीन भोजन करते हैं और उन्हें सबसे अच्छा भोजन पका हुआ मांस लगता है। आप समझ रहे हैं, मतलब आयरनी है, विडंबना है। वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चौसर कि उस समय के चर्चमैन कितने करप्ट थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ही वांट टू डू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो करना चाहते थे, नंबर 1 ही वांट टू मेक लव विद द लेडीज, नंबर 2 ही वांट टू अर्न मनी। उनके जो सबसे अच्छे गुण हैं उनमें पहला गुण है धन कमाना और महिलाओं के साथ संबंध रखना। जबकि आप देखेंगे मॉन्क जो होता है उसका काम ही ये नहीं है। मॉन्क का काम होता है एकांत में रह के ईश्वर का भजन करे, जो भी भगवान उनके हैं, अपना क्राइस्ट का नाम ले और लोगों की भलाई करे और धर्म पूर्वक अपना आचरण करे। बिल्कुल विरोधी, यही है आयरनी। इसके बाद अगला है द फ्रायर। ये भी एक चर्चमैन है। चर्च इनका काम क्या है बेसिकली, अपने यहां अगर हम देखें हमसे कोई पाप हो गया तो हमसे कोई ना कोई पूजा करवाई जाती है। इनके यहाँ भी ये सिस्टम रहा है और लंबे समय तक रहा है। अपने यहाँ तो शायद कम समय तक रहा है, इनके यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा है। तो जो फ्रायर महोदय हैं इनका काम है लोगों को क्षमा करना। अब क्षमा कैसे करते हैं? क्षमा करने का अगर देखिए उस समय ये सिस्टम था कि अगर आपने किसी के साथ कोई हत्या कर दी, किसी का रेप कर दिया, कोई चोरी कर ली इत्यादि इत्यादि, कोई भी अपराध कर दिया तो उसकी क्षमा याचना आपको चर्च में करनी होती थी। तो ये महोदय जब कोई चर्च में क्षमा याचना करने आता था तो चर्च का सिस्टम है कि आंख बंद करके ऐसा खड़ा हो जाएगा और भगवान से अपनी बात कहेगा कि मैंने ये अपराध किया है ना, ऐसा टेंस करेगा और उसके लिए माफी मांगेगा। तो महोदय ने जैसे ही सुना तो महोदय का ये काम था कि क्षमा हम देंगे। अब क्षमा कैसे दी जाती थी? पार्टनर थे, क्षमा कैसे देते थे? आप आइए, अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई पाप किया है तो उसके एवज में इनका एक फिक्स अमाउंट था, इतना पैसा दे दीजिए और आपका पाप माफ। ऐसा लगता था जैसे भगवान के साथ इनका सीधा कनेक्शन है। तो भ्रष्टाचार का चरम था चर्च में। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने आज आपको केवल 6 कैरेक्टर बताए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए और जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ आप कैसे वीडियो चाहते हैं, किस प्रकार के चेंजेस चाहते हैं वो हमें बताइए और कौन सी चीज ऐसी है जो आपको अभी तक नहीं मिली।